आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जो है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यावसायिक संगठन बच्चों पिछले लेसन में हमने पढ़ा उद्योग, वाणिज्य, व्यापार। इन्हीं की अलग अलग क्रियाओं, अलग अलग स्वरूपों को जब हम लोगों ने जोड़ा और कार्य किया तो व्यावसायिक संगठन की उत्पत्ति हुई। व्यावसायिक संगठन के अंदर जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो वह किस तरीके का व्यापार का चयन करे उस चीज की जानकारी मिलती है व्यावसायिक संगठन के अंदर। अब हम जानेंगे व्यावसायिक संगठन का आशय क्या होता है। मैंने पहले भी बताया अभी व्यावसायिक संगठन के अंदर व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की सारी क्रियाओं को, सारे स्वरूपों को सम्मिलित किया जाता है जो कुछ इस तरीके से हैं। व्यापारिक संगठन के स्वरूप एकांकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार, साझेदारी, सहकारी समितियां और संयुक्त पूंजी कंपनी। इस तरीके के स्वरूप होते हैं व्यापार के जिन्हें हम लोग किसी एक को चयन करके अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एकांकी व्यापार या एकल स्वामित्व क्या होता है। एकांकी व्यापार जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है जो एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसका स्वामी भी एक ही व्यक्ति हो और संचालन करने वाला व्यक्ति भी, प्रबंधक भी वह स्वयं ही हो, वह होता है एकांकी व्यापार। इसमें कुछ वैधानिक प्रतिबंध होते हैं एकांकी व्यापार में जिन्हें हम देखेंगे। अनुबंध करने की क्षमता, एकांकी व्यापार के अंतर्गत वही व्यापार कर सकता है जिसके अंदर अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध इन द सेंस दूसरे व्यापारियों के साथ मिलकर किसी भी चीज पर समझौता करना, वो होता है अनुबंध करने की क्षमता। दूसरा है असीमित दायित्व। एकांकी व्यापार के अंतर्गत जो दायित्व होते हैं वह असीमित होते हैं। अगर व्यापारी पूरी तरीके से हानि में चल रहा होता है तो भी उसे अपने ऋणी को, अपने ऋणदाता को अपनी निजी पूंजी से उस दायित्व को देकर पूरा करना होता है। दूसरा, एकांकी व्यापार वैध व्यापार होना चाहिए। अवैध व्यापार व्यापार नहीं कहलाता, इसलिए वह कानून के अनुसार वैध व्यापार होना चाहिए। अगला है कर संबंधित नियमों का पालन। एकांकी व्यापार के अंतर्गत कुछ करों के नियम लगाए गए हैं सरकार द्वारा, उन नियमों का पालन करके ही आप एकांकी व्यापार को संचालित कर सकते हैं। अगला है दिवालिया अधिनियम। एकांकी व्यापार के अंतर्गत भी दिवालिया अधिनियम घोषित किया जाता है। अब हम जानेंगे एकांकी व्यापारी के विशेषताएं। क्या क्या एक एकांकी व्यापारी की विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति, कौन सा व्यापारी एकांकी व्यापारी कहलाएगा। पहला है वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति। एकांकी व्यापार जो होता है वह ऐसा व्यापार होता है जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिकताओं को पूर्ण करना जरूरी नहीं होता। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप वैधानिकताओं को पूरा करें या ना करें। दूसरा है एकांकी स्वामित्व व साहस। एकांकी व्यापारी के अंदर खुद से स्वामित्व की गुण होने चाहिए और साहस रखने का गुण होना चाहिए, तो ही वह एक व्यापारी, एकांकी व्यापारी बन सकता है। एकांकी प्रबंध। एकांकी व्यापारी के अंतर्गत प्रबंध करने का गुण भी होना चाहिए क्योंकि वह स्वयं ही होता है जो व्यापार को मैनेज करके चलता है। व्यवसाय व व्यापारी की एक रूपता। व्यवसाय और व्यापारी दोनों एक समान होते हैं क्योंकि व्यापार जो शुरू कर रहा होता है वह भी एकांकी व्यापार है और जो शुरू करने वाला है वह भी क्या है, एकांकी व्यापारी। दोनों के जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती है वह एक समान होती हैं। पूंजी पर एकाधिकार। एकांकी व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है स्वामी द्वारा, उस पूंजी पर पूरा अधिकार उस स्वामी का ही होता है क्योंकि उसके साथ और कोई पूंजी लगाने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह स्वयं ही पूंजी लगाता है और उस पर पूरा अधिकार उस स्वयं का ही होता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता। जी हाँ बच्चों, एकांकी व्यापारी को व्यापार चुनने की स्वतंत्रता होती है क्योंकि उसके साथ कोई सहभागी नहीं होता, इसलिए वह स्वयं ही अपने व्यापार का चयन कर सकता है। अब हम जानेंगे एकांकी व्यापार के लाभ। क्या क्या लाभ होते हैं एकांकी व्यापार करने से। सुगमता से प्रारंभ व अंत। एकांकी व्यापार को एक ही स्वामी होता है इसलिए उसकी इच्छा होती है वह जब चाहे उसको शुरू कर सकता है और जब चाहे उसको अंत कर सकता है। इसमें किसी की अनुमति लेने की उसको जरूरत नहीं होती।
व्यवसाय का चयन एकांकी व्यापार में वह स्वयं ही व्यापार का स्वामी होता है, इसलिए उसे खुद चयन करना होता है कि किस व्यापार को वो संचालित करे। शीघ्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता, एकांकी व्यापार में एक ही व्यक्ति होता है, उसी को हर समय निर्णय लेना होता है, इसलिए वह स्वतंत्र होता है। मितव्ययिता, एकांकी व्यापार में स्वामी को अपने हिसाब से उसको संचालित करना होता है, इसलिए वह कम खर्च में अपने व्यापार को संचालित करने की कोशिश करता है, इसलिए एकांकी व्यापार मितव्ययी कहलाता है। गोपनीयता, गोपनीयता स्वामी वो खुद है, संचालक वो खुद है, इसलिए सारे जो राज होते हैं उसके पास ही होते हैं, वह किसी और को नहीं बांटता। अब हम जानेंगे बच्चों एकांकी व्यापार के दोष, क्या क्या दोष होते हैं एकांकी व्यापार को करने में। पहला है असीमित उत्तरदायित्व, एक ही व्यक्ति होता है एकांकी व्यापार में, इसलिए उसके उत्तरदायित्व भी असीमित होते हैं, उसको सारा काम स्वयं ही करना होता है, चाहे वह बीमार हो, चाहे वह उस कार्य को न भी कर सके तो भी उसी का ही उत्तरदायित्व होता है उसे करने के लिए, इसलिए इसमें दायित्व जो होते हैं वह असीमित होते हैं। दूसरा है सीमित पूंजी, एकांकी व्यापार में एक स्वामी एक के ही द्वारा पूरी पूंजी लगाई जाती है, इसलिए उस व्यापार की जो पूंजी होती है वह सीमित होती है, जिससे हम व्यापार को और अधिक बढ़ावा नहीं दे सकते। दूसरा है ऋण प्राप्ति में असुविधा। जी हाँ बच्चों, ऋण प्राप्ति में, क्योंकि हमारा व्यापार छोटा होता है, एकांकी व्यापार का स्वामी एक ही होता है, जिससे वो बहुत अधिक उसे फैला नहीं पाता। व्यापार छोटा होने के कारण उसमें हमें ऋण भी कम ही मिलता है, जिससे हमें ऋण प्राप्त करने में असुविधा होती है। सीमित प्रबंध योग्यता, व्यापार को एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंध किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इसलिए उसमें प्रबंध की पूर्ण योग्यता नहीं हो पाती। सीमित व्यापार क्षेत्र, एकांकी व्यापार में पूंजी भी सीमित होती है और छोटा व्यापार होता है, इसलिए इसका जो क्षेत्र भी होता है वह छोटा होता है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। अगला हेडिंग देखेंगे, एकांकी नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ये पॉइंट है, ये आपको एक लाइन आती है और इसे आपको डिस्क्राइब करना होता है कि एकांकी नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है, जी हाँ बच्चों, ऐसा माना जाता है कि विश्व में एकांकी व्यापार करने वाला व्यक्ति, एकांकी व्यापार जो वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि साझेदारी में या किसी कंपनी में या हम किसी और व्यापार में देखें जहां बहुत सारे स्वामी होते हैं और बहुत सारे प्रबंधक, बहुत सारे संचालक होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं टकराव आता है और व्यापार कुछ समय तक अनबन होने के कारण संचालित नहीं हो पाता। लेकिन एकांकी व्यापार ऐसा व्यापार है जिसमें एक ही स्वामी और एक ही संचालक होता है, जो बहुत ही अच्छे से अपने व्यापार को संचालित कर पाता है और संचालित कर वह सफलता भी प्राप्त करता है। इसलिए कई सारे बहुत बड़े बड़े देशों में, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी आज एकांकी व्यापार को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला है, क्या एकांकी व्यापार असभ्य युग का अवशेष है? असभ्य युग जो बहुत पुराना युग है, क्या उसी का चलता हुआ आ रहा रूप है एकांकी व्यापार? ऐसा क्वेश्चन आता है, जिसे मैं आपको समझाऊंगी। ऐसा नहीं है, हम मानेंगे कि हाँ बहुत पुरानी सभ्यता है, ये बहुत पुराना है एकांकी व्यापार। शुरुआत में शायद एकांकी व्यापार ही था जब एक व्यक्ति अपने वस्तुओं को दूसरे से बदलता था, लेकिन हम इसे अवशेष नहीं मानेंगे, असभ्यता नहीं मानेंगे, क्योंकि एकांकी व्यापार आज भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना प्राचीन काल में था। इसके बहुत से ऐसे गुण हमने पढ़े जो हम लोग प्रयोग करके अपने व्यापार को सरलता से आसानी से संचालित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में, जिसे शॉर्टकट में HUF बिजनेस कहा जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार, जैसे नाम से ही जान रहे हैं, जो भारत में ज़्यादा पाया जाता है। हिंदू परिवार में हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों में जॉइंट फैमिली होती है और उन जॉइंट फैमिली का एक बिजनेस होता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस होता है जिसको वह पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करते चले आते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अब हम जानेंगे बच्चों संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, किन किन गुणों के कारण इस व्यवसाय को हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहेंगे। पहला, हिंदू विधान के अंतर्गत स्थापना। हिंदू विधान के अंतर्गत अधिनियम होता है, जो होता है 1956 अधिनियम के अंतर्गत इस व्यवसाय की स्थापना होनी चाहिए। यह पीढ़ियों से चलता हुआ आना चाहिए, यानी कि आज हमारे दादाजी ने शुरू किया हुआ व्यापार हम भी कर रहे हैं, तो ही वह हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाएगा। दूसरा,
हिंदू अधिनियम 1956 के अनुसार होना अनिवार्य है। यह व्यापार इस अधिनियम के अंतर्गत आना चाहिए। इसमें कई नियम होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अगला है व्यापारिक व्यवसाय। व्यापारिक मीन्स परिवार का व्यवसाय। इसमें सभी परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल होना अनिवार्य है। दूसरा सदस्यता। हिंदू परिवार व्यवसाय में परिवार के सभी मेंबर्स उसके सदस्य होते हैं, सभी का उसमें कोई ना कोई भाग जरूर सम्मिलित होता है। दूसरा असीमित उत्तरदायित्व। इसका जो स्वामी होता है वह सबसे बड़ा कर्ता कहलाता है, जो सभी निर्णय लेता है और उसी के सारे दायित्व होते हैं। उसके दायित्व असीमित होते हैं। कहीं पर भी कोई भी नुकसान होने पर उसी को ही सारे दायित्वों का निर्वहन करना होता है। अगला है प्रबंध व्यवस्था। इसमें प्रबंध व्यवस्था एक तरीके से अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही परिवार के सदस्य होते हैं जो मिलकर उसको संचालित कर रहे होते हैं। महिला सदस्यों पर प्रतिबंध। इस हिंदू परिवार व्यवसाय में महिलाएं, उस परिवार की महिलाएं सदस्य नहीं होती। जितने भी पुरुष होते हैं उस परिवार में वही उस व्यवसाय के सदस्य हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। क्या क्या लाभ है? पहला, वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एकांकी व्यापार में कोई भी वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करना जरूरी नहीं होता, वैसे इसमें भी नहीं होता। सिर्फ इसमें ये होता है कि हम जो व्यापार शुरू कर रहे हैं पारिवारिक, वह अधिनियम के अनुसार संचालित किया जाए। अगला है व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। सदस्य होते हैं सारे मिलकर अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। अवयस्क सदस्यता। इसमें हिंदू परिवार व्यवसाय में जब व्यक्ति जन्म लेता है, अगर वह एक पुरुष, एक बच्चा अगर बॉय है तो वह जन्म से ही उस व्यापार का सदस्य बन जाता है। वह चाहे वयस्क हो या अवयस्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवसाय में मितव्ययिता। हमारे घर के परिवार का ही व्यवसाय होता है और सारे सदस्य उसमें उसको संचालित करने में भागीदार होते हैं, इसलिए इसमें खर्च कम लगता है। अगला है गोपनीयता। कोई भी हम अपने परिवार की बातों को बाहर नहीं जाने देते, इसलिए इस व्यवसाय में गोपनीयता बनी रहती है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष। क्या क्या सीमाएं, क्या क्या दोष होते हैं इसमें? है विभाजन से समापन। अगर किसी भी परिवार में किसी भी तरीके की अनबन होती है और कुछ भी एक व्यक्ति भी अगर वहां से व्यापार से अलग होता है तो वह व्यापार समाप्त हो जाता है। छोटे से विभाजन के कारण भी पूरा व्यापार समाप्त हो जाता है। पूंजी का अभाव। एक ही परिवार द्वारा व्यापार चलाया जाता है तो पूंजी का अभाव हो जाता है, क्योंकि वही परिवार मिलकर ही उस व्यापार में पूंजी लगाता है, कहीं और से कोई और व्यक्ति उसमें सहभागी नहीं होता। प्रबंधकीय योग्यताओं का अभाव। जैसे एकांकी व्यापार में एक ही व्यक्ति अगर काम करता है तो उसमें मैनेज करने का गुण जरूरी नहीं होगा, वैसे ही एकांकी व्यापार में, वैसे ही संयुक्त हिंदू परिवार में भी प्रबंधकीय योग्यताओं का अभाव पाया जाता है, मैनेज करने का अभाव होता है, क्योंकि सारे परिवार के सदस्य अपने अपने तरीके से कार्य करने को सोचते हैं, लेकिन जो मेन होता है प्रबंधकीय होता है, जो मैनेज करना होता है, वह मेन जो करता होता है वह अपने द्वारा उसको मैनेज करता है, जिससे योग्यता नहीं हो पाती। अगला है पारिवारिक मतभेद से हानि। अगर परिवार के दो सदस्यों के बीच किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उनका काम में मन नहीं लगता, जिससे जो हानि होती है वह व्यापार को उठानी पड़ती है। कर्ता का असीमित दायित्व। मैंने पहले भी बताया कि कर्ता एक ही होता है, इसलिए पूरे दायित्व उसके ही होते हैं, चाहे फिर उसे कहीं से भी उसका भुगतान करना पड़े, इसलिए यह नुकसान वाली चीज होती है उसके असीमित दायित्व होने के कारण। अब हम बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में, अब हम बात करेंगे साझेदारी। साझेदारी नाम से ही समझ में आ रहा है साझेदारी क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं उसे कहा जाता है साझेदारी। साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं। साझेदारी में पहले तो बच्चों ये जान लें कि 2 से कम व्यक्ति नहीं होने चाहिए और 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए, तभी हम उसको साझेदारी कहेंगे। साझेदारी की विशेषताएं जानेंगे। साझेदारी की विशेषताओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आधारभूत लक्षण और दूसरे हैं सहायक लक्षण। दोनों को हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको आधारभूत विशेषताएं या लक्षण
क्या होने चाहिए। पहला, साझेदारों के बीच अनुबंध। जो भी व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहे हैं उनके बीच अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध लिखित भी हो सकता है बच्चों, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन अनुबंध होना अनिवार्य होता है ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम अनुबंध के द्वारा उस समस्या का हल ढूंढ सकें। दूसरा, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होना अनिवार्य होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि साझेदारी वही होगी जहां पर 2 कम से कम और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति उसमें कार्यरत हो। तीसरा, वैध व्यापार व्यवसाय का होना। जी हाँ बच्चों, साझेदारी में एक वैध व्यापार होना चाहिए। आप किसी प्रकार की सेवा संस्था खोल लें और उसमें लाभ नहीं कमाएंगे और 2-4 लोग मिलकर उस संस्था को चला रहे हैं तो वह व्यापार नहीं कहलाएगा, वह साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसमें व्यापार नहीं है, वह वैध व्यापार नहीं है। अगला है, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, न कि सेवा करना। तभी साझेदारी कहलाएगी जब आप उससे कोई प्रॉफिट प्राप्त करें और प्रॉफिट को आप सभी में बांटें साझेदारों में, तो ही वह साझेदारी कहलाएगी। व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा होना चाहिए। जी हाँ, जैसे एकांकी व्यापार में एक व्यक्ति नहीं होता कार्य करने के लिए, एक व्यक्ति होता है कार्य करने के लिए, लेकिन साझेदारी में सभी व्यक्ति जितने स्वामित्व होते हैं उन सबके द्वारा ही व्यापार चलाया जाना चाहिए। अगला है सहायक लक्षण। सहायक लक्षण क्या क्या होने चाहिए। पहला होता है ऐच्छिक पंजीयन। ऐच्छिक पंजीयन में साझेदारों की अपनी इच्छा होती है कि वह सरकार के द्वारा उसको पंजीकृत करवाए या ना करवाए। पंजीकृत करवाना वैसे अच्छा होता है व्यापार को, ताकि हमें किसी भी तरीके की सरकारी नियमों में उसका फायदा प्राप्त हो सके। दूसरा है व्यक्ति ही साझेदार। साझेदारी में एक व्यक्ति ही साझेदार होता है, न कि कोई संस्था उसकी साझेदार हो सकती है। संयुक्त प्रबंध, साझेदारी में जो मैनेजमेंट किया जाता है वह संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए, सबके द्वारा मिलकर ही उस प्रबंध को किया जाना चाहिए। अगला है संयुक्त या व्यक्तिगत दायित्व। इसके अंतर्गत, साझेदारी के अंतर्गत सबके द्वारा मिलकर दायित्वों को पूरा किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने व्यापार के लिए किसी से ऋण लिया और अब हमारे व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है बल्कि हानि हो रही है, लेकिन जिससे हमने ऋण लिया है उसको हमें ऋण चुकाना है, तो ऋण कोई एक व्यक्ति नहीं चुकाएगा बल्कि सारे साझेदार मिलकर उस ऋण को चुकाने के लिए दायित्व पूर्ण करेंगे। अगला है पृथक अस्तित्व का अभाव। इसमें पृथक अस्तित्व नहीं होता, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें सभी लोग मिलकर कार्यों को संचालित करते हैं, सभी लोग मिलकर अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, इसलिए इसमें सिंगल यानी कि एक पृथक अस्तित्व का अभाव रहता है। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अब हम बात करेंगे साझेदारी के प्रकारों की। साझेदारी के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अधिनियम के अनुसार साझेदारी और दूसरा होता है अनुबंध के अनुसार साझेदारी। पहले हम जानेंगे अधिनियम के अनुसार क्या साझेदारी होती है। पहली होती है साधारण साझेदारी, दूसरी होती है सीमित साझेदारी। साधारण साझेदारी में 2 व्यक्ति मिलकर अपने आसानी से अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार को संचालित कर लेते हैं, लेकिन साझेदारी में जो साधारण साझेदारी होती है वह अधिनियम 1932 के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। दूसरी होती है सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी में एक सीमित नियमों के अनुसार बंद कर अनुबंध करके हम लोग उस साझेदारी को संचालित करते हैं। और अनुबंध के अनुसार कौन कौन सी साझेदारी होती है। पहली होती है वैध साझेदारी। इसके अंतर्गत हमें अनुबंध करना होता है, जो व्यापार हम शुरू कर रहे हैं, जो हम साझेदारी शुरू कर रहे हैं वह वैध होनी चाहिए सरकार के अनुसार, अवैध साझेदारी ना हो। दूसरा होता है अवैध साझेदारी, जिसको आप जो बिजनेस में हम लोग जो साझेदारी कर रहे हैं वह सरकार के नियमों के अनुसार जो नहीं होगी उसे कहेंगे हम अवैध साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी जो इच्छा से की गई होती है, जो 2 या 4 व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छा से साझेदार बनते हैं उसे कहेंगे ऐच्छिक साझेदारी। अगला है विशेष साझेदारी। जब कोई विशेष व्यक्ति मिलकर किसी विशेष कार्य को पूर्ण करते हैं और विशेष कार्य पूर्ण हो जाने पर वह विशेष साझेदारी समाप्त हो जाती है। अगला है निश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन में एक निश्चित समय के लिए जिस साझेदारी को हम लोग चलाते हैं। मान लीजिए आज मैंने एक साझेदारी की है, 2 व्यक्तियों ने हमने मिलकर साझेदारी किया और हमने ये सोच लिया है कि हम इसे 5 साल तक चलाएंगे, तो 5 साल के बाद ही अपने आप ये साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो ये था बच्चों साझेदारियों के प्रकार। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।